नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो लगातार हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 28 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। आपको बताना है कि वर्ष 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसको दिया गया था? तो हरनाज संधू को। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, हरनाज संधू। ऑप्शन बी आपका 100% सही है। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो नीलमणि फुकन जूनियर को। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलमणि फुकन जूनियर को जो है 2021 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा हाल ही में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता की भी घोषणा कर दी गई है। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजो को दिए जाने की घोषणा की गई। यानी कि जो 57वां आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा या कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजो को दिया जाएगा। वहीं 2021 का जो आपका 56वां आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार था यह असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया। तो 56वां भी आप याद देखिएगा और 57वां भी आप याद देखिएगा। वहीं आपका जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको? तो जी शंकर कुरूप को 1965 में पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। मलयालम लेखक ये थे। इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था तो हिंदी भाषा के लिए पहला आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था यह दिया गया था 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, किसको दिया गया था? तो वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। तथा यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो आपकी हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, इन्हीं 22 भाषाओं में जो है आपका यह पुरस्कार दिया जाता है, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेमी ब्यूमोंट को। यहाँ पे आप देख रहे हैं आईसीसी वीमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 दिया गया आपका टेमी ब्यूमोंट को। ये इंग्लैंड की प्लेयर है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, टेमी ब्यूमोंट। और भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था गगनयान, इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो वर्ष मतलब किया जाएगा तो वर्ष 2023 में यह लॉन्च किया जाएगा गगनयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, जिसको वर्ष 2023 में लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 9.2%। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 9.2%। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे केंद्रीय बजट 2022-23 की बात हो रही है। इसी के अनुसार भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अधिक स्राव मानव शरीर में भीमकायत्व नामक विकार उत्पन्न करता है? यानी कि इसमें से किस हार्मोन के स्राव से जो मानव का शरीर होता है वह एकदम भीमकाय रूप धारण कर लेता है? आपको उस हार्मोन का नाम बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस हार्मोन का क्या नाम है? तो इस हार्मोन का नाम होता है आपका ATH हार्मोन। इसी के अधिक स्राव से जो मनुष्य का शरीर होता है वह भीमकायत्व नामक विकार उत्पन्न करता है। यानी कि मनुष्य का शरीर, अगर इस हार्मोन का स्राव आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो शरीर होगा वह भीमकाय रूप धारण कर लेता है। यानी कि बहुत ही आप एजेड लगेंगे, बहुत शरीर आपका भारी भरकम दिखने लगेगा। तो यह किस हार्मोन के अधिक स्राव से होता है? तो यह आपका होता है ATH हार्मोन के अधिक स्राव से। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, STH हार्मोन के स्राव से। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है STH हार्मोन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्वनि की तीव्रता का मापन जो है निम्नलिखित में से किस उपकरण के माध्यम से किया जाता है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको हम किस उपकरण की सहायता से मापते हैं? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑडियोमीटर। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑडियोमीटर की सहायता से जो है ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यहाँ पे CBI की बात हो रही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। तो इसकी जो स्थापना है यह संथानम समिति के रिकमेंडेशन पर की गई थी। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, संथानम समिति। वहीं CBI के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं ये वर्तमान में CBI के प्रमुख हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और असम की किस जनजाति में बिहू नृत्य का प्रचलन है? आपको बताना है कि असम की वह कौन सी जनजाति है जिसमें बिहू नृत्य का प्रचलन है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो असम की जो कछारी जनजाति, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, असम की जो कछारी जनजाति है इसमें जो है बिहू नृत्य का प्रचलन है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, कछारी जनजाति। और भारत में शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है आपका बिल्कुल सही है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और भारत में किस राज्य में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत का निवास है? आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत का निवास देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सापेक्ष गरीबी किन स्थितियों को दर्शाती है? तो आपकी जो सापेक्ष गरीबी होती है यह आय विषमता को दर्शाती है, आय विषमता को। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो सापेक्ष गरीबी होती है वह आय विषमता को दर्शाती है। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसी व्यक्ति में काम करने की योग्यता होने के बावजूद काम न मिल पाना किस प्रकार की बेरोजगारी को दर्शाता है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति में काम करने की योग्यता होने के बावजूद अगर काम नहीं मिल पाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं खुली बेरोजगारी। क्या कहते हैं इसको हम? खुली बेरोजगारी। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपके पास मतलब आपके पास काम करने की योग्यता है, अगर आपको काम नहीं मिल पा रहा है तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम कहेंगे खुली बेरोजगारी। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। वही यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी हम किसको कहते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो उस स्थिति में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वह देखने को मिलती है। यानी कि किसी भी काम में, किसी भी वर्क में जो है ज़रूरत से ज़्यादा अगर व्यक्ति शामिल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऐसी स्थिति कहाँ पे देखने को मिलती है? तो भारत में कृषि एरिया में, कृषि में आप देखेंगे कृषि एरिया में जो है इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो श्रमिक हैं वह अतिरिक्त मात्रा में काम करते हैं लेकिन उनका जो उत्पादकता होती है वो शून्य होती है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, कृषि एग्जाम्पल है आपका
प्रच्छन्न बेरोजगारी का। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसी को हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसके बाद आपका जो ऑप्शन सी वाला है, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है। तो इसमें मेनली होता है कि जब कोई नियोजित व्यक्ति होता है, तो मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का जब मौसम होता है उसमें तो लोगों को काम रहता है, यानी कि जैसे और कृषि का एरिया होगा, कृषि में जब भी आपका मौसम रहेगा तो उसमें आप एक समय पर काम करेंगे और जैसे ही वो मौसम ख़त्म हो जाता है तो आप कुछ समय के लिए आप बेरोजगार हो जाते हैं। तो उसी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कृषि के एरिया में यह देखने को मिलती है, जैसे आपका जो कृषि का क्षेत्र है वो मौसमी होता है, लेकिन आपकी जो कृषि संबंधित गतिविधियाँ होती हैं वो वर्ष भर चलती रहती हैं। तो मेनली आपके मौसमी बेरोजगारी में यही आपका कृषि वाला एरिया ही आता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, आपसे पूछी जा रही है। भारत की जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी यह किस मॉडल पर आधारित थी, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी किस मॉडल पर आधारित थी, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी यह डी.आर. गाडगिल मॉडल पर, किस पर, तो डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी आपकी। यहाँ पे हाँ, डी.आर. गाडगिल मॉडल ही होगा राइट आंसर आपका। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। डी.आर. गाडगिल मॉडल पर जो है आधारित है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और इसके बाद आपका जो दिया गया है ऑप्शन में, यहाँ पे आपका दिया गया सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल से संबंधित आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका संबंध था आपका सुखमय चक्रवर्ती मॉडल से। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपकी पहली पंचवर्षीय योजना संबंधित थी हैराल्ड डोमन मॉडल से और आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना संबंधित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वही यहाँ पे हम बात कर रहे थे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की। तो आपका जो डी.आर. गाडगिल मॉडल है इसी पर आधारित थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। तथा इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसका कार्यकाल था 1969 से 74 के मध्य इसका कार्यकाल था चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, योजना आयोग ने गरीबी मापन हेतु सर्वप्रथम किस समिति का गठन किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो योजना आयोग था उसके द्वारा गरीबी मापन के लिए सर्वप्रथम किस समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो योजना आयोग ने गरीबी मापन के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर वाई के अलग समिति का गठन किया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, वाई के अलग समिति, यानी कि ऑप्शन आप ए आप याद कर लीजिएगा। जोगिनी नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में फेमस है, आपको बताना है कि जो जोगिनी नृत्य है यह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस एरिया में फेमस है आपका जोगिनी नृत्य। तो आपका जो जोगिनी नृत्य है यह उत्तर प्रदेश के अवध वाले एरिया में फेमस है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, अवध क्षेत्र में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, शून्यकाल कब से प्रारंभ होता है। तो मैं आपको टाइमिंग बता दे रहा हूँ। जब संसद का सदन शुरू होता है तो 11 से 12 बजे तक का जो पहला घंटा होता है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्नकाल होता है। वहीं 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं शून्यकाल, यानी कि 0 आवर कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और शून्यकाल आपका प्रारंभ होता है प्रश्नकाल के ठीक बाद, यानी कि 12 बजे से आपका शून्यकाल प्रारंभ होता है तथा 11 से 12 बजे तक होता है आपका प्रश्नकाल, यानी कि क्वेश्चन आवर। सदन में आधे घंटे की चर्चा किस आसन से प्रायोजित की जाती है, आपको बताना है कि जो सदन में आधे घंटे की चर्चा होती है किस आशय से आयोजित की जाती है। यहाँ पे आशय होगा, आशय। तो इसमें सदन में जो आधे घंटे की चर्चा होती है वो पूरक प्रश्नों को पूछने के लिए आयोजित की जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरक प्रश्नों को पूछने के लिए जो है सदन में आधे घंटे की चर्चा आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी के संबंध में कुछ कथन दिए गए आपके सामने। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन फाइनेंशियल इमरजेंसी के संबंध में सही नहीं है। तो अगर हमारे देश की वित्तीय साख के अस्तित्व पर खतरा देखने को मिलता है तो उस परिस्थिति में जो है हम वित्तीय काल
की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। दूसरा वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। अधिकतम 6 वर्ष की समय सीमा इसमें निर्धारित की गई है, तो यह आपका गलत दिया गया। इसमें अधिकतम 6 साल की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके बाद दोनों सदनों की स्वीकृति इसके लिए आवश्यक होती है, यानी कि डी वाला भी कथन आपका सही है, लेकिन ऑप्शन सी वाला कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत था। पहली बार में जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी वो 2 माह तक लगाई जा सकती है तथा इसको जो है अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है आगे, क्योंकि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने कि पहली बार में ये 60 दिनों तक यानी कि 2 महीने तक लगाई जा सकती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, तथा इसे जो राष्ट्रपति है कभी भी वापस ले सकता है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा फाइनेंशियल इमरजेंसी से मौलिक अधिकारों पर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम अन्य इमरजेंसी की बात करें तो भारत के संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी का जिक्र है। एक आपका हो गया नेशनल इमरजेंसी, एक आपका हो गया राष्ट्रपति शासन यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति शासन। तो ये 2 इमरजेंसियों के बारे में भी आइए देख लेते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी जो है आपकी किस आधार पर लगाई जाती है, तो आर्टिकल आपका है 352। आर्टिकल 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तथा इसके लिए जो है मंत्रिमंडल का लिखित देना अनिवार्य होता है कि अगर मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करे तो जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो लिखित सिफारिश देना अनिवार्य है इसमें मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा पहली बार में यह 30 दिनों तक लगाई जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका नेशनल इमरजेंसी जो है पहली बार में 30 दिनों तक लगाया जाता है तथा संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह पर इस प्रकार के मतलब 6 महीने तक लगाया जा सकता है। यानी कि इसमें जो है फिर 1 महीने अगर इसका समय पीरियड हो जाता है तो अगर इसको बढ़ाना है तो संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह पर इसको जो है बढ़ाया जा सकता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं आपका जो आर्टिकल 20 और 21 है यह नेशनल इमरजेंसी के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी के समय आर्टिकल जो 20 और 21 आपका है यह कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी अन्य अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो आर्टिकल 356 आप याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति शासन का जिक्र आपका अनुच्छेद 356 में किया गया है। इसके अंतर्गत जो है स्टेट इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा पहली बार में इसमें 2 महीने तक पहली बार में 2 महीने तक यह स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है तथा राष्ट्रपति शासन जो है 6 माह तक चलता है तथा अधिकतम 3 वर्षों की अवधि तक यह लग सकता है आपका राष्ट्रपति शासन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है यह प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, इन्हीं के द्वारा CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वह की जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो आपका बी वाला है राष्ट्रपति वाला बिल्कुल सही है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा आर्टिकल 148 यानी कि आर्टिकल 148 का जो संबंध है यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा CAG का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आपका हो जाए यह कार्यकाल होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। और चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में हमारे कौन है, उनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में किस जनजाति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व आपको बताना है कि जो घूमर नृत्य है यह किस जनजाति के मध्य अधिक फेमस है, आपको उस जनजाति का नाम बताना है। तो घूमर नृत्य जो है कौन सी जनजाति करती है, तो भील जनजाति। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो भील जनजाति है इसके, और इन जनजातियों के मध्य जो है घूमर नृत्य का प्रचलन है, कि भील जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है।
तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से आरंभ की गई थी? आपको बताना है कि जो पृथक निर्वाचन पद्धति थी इसकी जो शुरुआत है किस अधिनियम से की गई थी, उस अधिनियम का आपको नाम बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है। तो पृथक निर्वाचक पद्धति की जो शुरुआत है यह मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत की गई थी। 1909 का जो आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, इसी के तहत जो है पृथक निर्वाचक मंडल की जो है व्यवस्था की गई थी, पृथक निर्वाचक पद्धति की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। वह अधिनियम, आपको उस अधिनियम का नाम बताना है जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसके सारे ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो यह अधिनियम था आपका 1935 का अधिनियम। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसके सारे ब्रेक थे किंतु इसमें इंजन नहीं था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1935 का आपका अधिनियम था, इसी के बारे में यह कथन कहा गया था। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तथा इसे जो है गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है प्रश्न, जो कि आज का लास्ट प्रश्न भी है। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोपला आंदोलन था यह कहाँ पर हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मोपला विद्रोह आपका कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो मोपला विद्रोह आपका हुआ था केरल में। कहाँ पर हुआ था? 1921 में यह विद्रोह हुआ था केरल में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल। तथा यह जो आपका विद्रोह था यह मतलब आपके जो किसान थे इनके द्वारा किया गया था। जो किसानों के ऊपर भूस्वामियों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, उसी अत्याचार के विरोध में ही यह मोपला विद्रोह हुआ था केरल के मालाबार तट पर 1921 में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा जो मोपला जो थे ये मालाबार के मुस्लिम थे, मुस्लिम किसान थे। ये मोपला जो थे ये मालाबार के मुस्लिम किसान थे। तथा इस आंदोलन मतलब इस विद्रोह का जो समर्थन है महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली के द्वारा किया गया था इस मोपला विद्रोह का समर्थन। तो 1921 में हुआ था आपका मोपला विद्रोह। तो इस तरह से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 28 था इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।